हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है टीच स्मार्ट। बिना देर गवाए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और जानते हैं क्या है आज का टॉपिक। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा और जिसको कि मानसिक मंदता, अधिगम अक्षमता और मानसिक रोग, इन तीनों के साथ मिक्स करके हम एक ही चीज समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो डिसेबिलिटी है ये एक हिडन हैंडीकैप है, एक अदृश्य जो छिपी हुई अक्षमता है। इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। और हमारी जो पॉपुलेशन होती है इसका 6 से 10% लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं और इन्हें आसानी से चिन्हित कर पाना, अगर आप सोचें तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर इसे जानेंगे कैसे। अधिगम अक्षमता दो शब्दों से मिलकर बना है। अधिगम यानी कि लर्निंग, सीखना, अक्षमता यानी कमी होना। तो क्या फिर हम इसे ऐसे कह पाएंगे कि सीखने में कमी होना, या फिर जो भी हम सीख रहे हैं, जो लर्निंग है उसमें सीखने में अयोग्यता होना, असामान्यता होना, या फिर पिछड़ा होना। यस, क्योंकि ये डिसएबिलिटी है, लर्निंग डिसएबिलिटी। एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता, आपकी योग्यता, डिस यानी कि उसमें कमी होना। तो सीखने की जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं अभाव होना, उसमें कहीं ना कहीं कमी होना, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये शब्द अगर हम इसे तोड़ते हैं तो आप आसानी से इन शब्दों के जो मतलब है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जब हमने शब्द के अर्थ को समझ लिया तो हम ऐसे बच्चे को पहचानेंगे कैसे। बिल्कुल वही तरीका जो हम सभी डिसेबिलिटीज में करते हैं, यानी यहाँ भी हम उस बच्चे का जो भी उसके आसपास का जो वातावरण है उसका हम आकलन करेंगे। उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। जब हम ये चीज़ें जानेंगे तो हम उसकी असेसमेंट करके ये निकाल पाएंगे कि उसे कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, किस तरह की उसके अंदर विशेषताएं हैं, किस तरह के अंदर खूबियाँ हैं, किस तरह के अंदर उसकी कमियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें उसके व्यवहार में आप देख पा रहे हैं। उसके लिए आपको एक इसका आकलन करना ज़रूरी है। अब जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके बारे में कहा किसने था। सैमुअल किर्क का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले कहा था। 1963 कुछ बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर आपको 1962 में इसकी परिभाषा भी दिख जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम जिसने शब्द का इस्तेमाल किया था वो आपको याद रखना है, वो है सैमुअल किर्क। इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कही थी। जो 1962 में किर्क जी ने डेफिनेशन दी थी लर्निंग डिसेबिलिटी की, मैं आपको वो पढ़कर सुनाती हूँ और इसको समझने का प्रयास करते हैं आखिर ये डिसेबिलिटी है क्या। लेट्स सी। किर्क 1962 के अनुसार अधिगम अक्षमता का तात्पर्य बालक के विकास में मंदित होना अथवा मापदंडों से अधिक समय लगने से संबंधित है। विकास में मंदिता की दर का बालक के बोलने, पढ़ने, भाषा संबंधी शब्दों के विभिन्न वर्तनी अक्षर करके पढ़ने लिखने अथवा एक से अधिक क्रियाओं को करने में बालक कठिनाइयों का अनुभव करता है। इस प्रकार की समस्याओं एवं कठिनाइयों का कारण भावनात्मक व्यवहारिक विक्षोभ अथवा संभवतः सेरेब्रल डिसफंक्शन, जिसको हम CNS डिसफंक्शन भी बोलते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन, मानसिक दोष होता है। इसका कारण मानसिक मंदता, शारीरिक इंद्रियों में कमी अथवा दोष नहीं होता है। इसका कारण सांस्कृतिक अथवा अनुदेशात्मक दोष भी नहीं आते हैं। तो आसान शब्दों में समझे तो किर्क जी जो कहना चाह रहे थे वो ये है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसमें मेनली जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पर जो बच्चे हैं उसको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, स्पीच और जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है उसकी और चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसका जो एक कारण है वो ऐसा भी माना जाता है कि जो CNS डिसफंक्शन है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है।
इसी तरह उन्होंने कहा कि इस प्रकार की समस्याओं का और कठिनाइयों का जो कारण है वो भावनात्मक यानी इमोशनल और व्यवहारिक विक्षोभ जो, और उसके साथ ही उन्होंने सीएनएस डिस्फंक्शन का यानी कि मानसिक दोष भी उन्होंने कहा। लेकिन एक चीज जो समझने वाली है, जो बिल्कुल इससे एक्सक्लूडेड है, वो क्या है, जो लास्ट में सेकंड लास्ट 2 लाइनों में आपने सुनी कि इसका कारण मानसिक मंदता यानी जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं आज के समय में, मेंटल रिटार्डेशन वो, और नंबर 2 शारीरिक इंद्रियों में कमी यानी कि आपकी जो कोई भी सेंसरी जो सेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं, और उसके साथ कोई और दोष नहीं होता है। इसका कारण कोई भी आप कल्चरल और जो आपका अनुदेशात्मक दोष है वो भी इसमें नहीं आता है। और भी अधिक आसान करके बताऊं तो जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके हम 2 तरीके से सीखते हैं, एक हम लिखित सीखते हैं, दूसरी हम सीखते हैं मौखिक, और उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं वो जुड़ी होती हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएं हैं जुड़ी हुई हैं, इस बुनियादी प्रक्रिया में जो त्रुटि है, जो कमी है, वहां पर उस कमी के आने से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो जाती है। और इस कारण से जो बच्चा है उसको सुनने, समझने, बोलने, एक्सप्रेस करने, फिर पढ़ने, लिखने और चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाने में और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को कर पाने में, रीजनिंग कर पाने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी कि जो अन्य डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि हमने कहा कि चाहे वो मानसिक मंदता है या फिर आपकी स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, या फिर कल्चर कोई भी इस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी जो इसकी जो परिधि है इससे बिल्कुल बाहर रखा जाता है। मीन्स उसमें और कोई और डिसेबिलिटीज में जुड़ी नहीं है। लर्निंग डिसेबिलिटी में वो चीज़ क्लियर कर दी गई कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस तरह की दिक्कतें आएंगी। अब जो आप बोलेंगे कि जो लिसनिंग है वो भी इससे जुड़ा है, तो हमने हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच, मेंटल रिटार्डेशन इनको अलग क्यों रखा? तो यहाँ पर जो लिसनिंग है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिसनिंग मीन्स व्हेन यू आर गिविंग अ मीनिंग। सिर्फ सुनना ही नहीं है कि हम कुछ भी सुन रहे हैं, हम सुन तो बहुत सारी चीज़ें रहे हैं, पर उसको सुनकर अर्थ भी देना है। जैसे आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और आप इस चीज़ को सुनकर उसके अर्थ तक पहुंच रहे हैं, ये हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनके पास सारे सेंसेस होते हैं, सारी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, पांचों की पांचों, उसमें कोई कमी नहीं होती है। उसके बावजूद भी वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, कैलकुलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग, इन सारे प्रोसेस में उनको प्रॉब्लम आती है और हम इनको बाकी अक्षमताओं से अलग रखते हैं। तो ऐसे बच्चों को माना जाता है कि हम कहते हैं कि इनको प्रत्यक्षीकरण दोष होता है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपको ये देखने को मिलेगी कि जब भी हम बात करेंगे इसमें एक हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर की बात होती है। इसमें मतलब कई चीज़ें, कई डिसऑर्डर्स जो है एक ग्रुप में आपको मिलेंगे, जैसे हमने अभी बात करी। उसके साथ ही एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये होगा कि बच्चे की जो एबिलिटी है और उसकी जो अचीवमेंट है उसमें आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी गैप देखने को मिलेगा। इसमें निरंतर प्रयास चलता रहा और इसमें प्रयास निरंतर चलते चलते अभी तक हमें कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं मिल पाई है जिसको हम कहें कि ये सर्वमान्य है। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमता की जो प्रकृति है और उसकी विशेषताओं की। जब हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं और प्रकृति कैसी है, तो आपने एक चीज सुनी होगी, अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां हैं उसमें श्रवण, दृष्टि, स्वास्थ्य, वाक एवं संवेग आदि से जुड़ी हुई क्या चीजें होती हैं? ये सब अस्थायी समस्याएं हैं। अस्थायी यानी कि जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, जो कुछ समय के लिए है। और जैसे ही आप ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, यानी समस्या का जैसे ही आप समाधान करते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम्स भी खत्म। यानी अगर आप सबसे पहले बच्चे का विजन और हियरिंग टेस्ट कराते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं पता चल जाती है कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। हो सकता है उसके विजन में प्रॉब्लम हो सकता है उसकी हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे को ब्लैक बोर्ड सही से नज़र नहीं आ रहा हो। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करते हैं, आप समझते हैं, उसको असेस करते हैं, आप उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके दूर कर देते हैं। और यहाँ पर उसका जो लर्निंग, जो उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ आ रही थी वो दूर हो जाती है। और इसके विपरीत यानी इसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट हम जो बात कर रहे हैं वो है अधिगम अक्षमता, आंतरिक है।
जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा कि एक हिडन हैंडीकैप है, एक अदृश्य अक्षमता है जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ये शारीरिक स्तर पर नहीं है। यहाँ बच्चे को कोई भी सेंसरी लॉस नहीं होता है, कोई फिजिकल लॉस नहीं है, कोई ऐसा फिजिकल हैंडीकैप नहीं है जिसे आप देखकर पहचान सके। उसके बाद यह स्थायी स्वरूप का होता है, और ये स्थायी स्वरूप का मतलब परमानेंट होता है इसका रूप, और ये आजीवन रहता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं होगा, या कुछ वर्षों बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये जीवन पर्यंत मनुष्य के साथ साथ जीवन भर रहता है, उसके साथ ही चलता है। नंबर 3, ये कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि ये कई समस्याओं यानी कई विकृतियों का एक विषम समूह, जैसे मैंने कहा कि एक हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, यानी विकृतियों का एक विषम समूह है। आगे नंबर 4, जिस व्यक्ति में भी ये अधिगम अक्षमता होती है उसके आप व्यवहार से और उसमें कई तरह की विशेषताएं हैं जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद ही हमने ये भी बात की कि ये सीएनएस डिस्फंक्शन से जुड़ा है, ऐसा माना जाता है, और इसे एक जैविक समस्या भी कहते हैं। इसके साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, ये एक अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ भी हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ। तो किसी अन्य डिसेबिलिटी के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगले पॉइंट में इसमें जो मुख्य समस्याएं हैं वो आपको देखी जाएंगी, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक और मैथमेटिकल एरर्स, लॉजिकल थिंकिंग, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर अब मैं बात करूं कि अधिगम अक्षमता के जो लक्षण है उसके द्वारा आप जो हमारे अधिगम अक्षम बच्चे हैं उनकी विशेषताओं के थ्रू आप बच्चों को पहचान सकते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स कह सकते हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को आसानी से चिन्हित कर पाएंगे, उन्हें जान पाएंगे। जैसे कि उनमें कई तरह की जो चीजें हैं, जो लक्षण है वो प्रदर्शित होते रहते हैं। जैसे नंबर 1, बिना सोचे विचारे कार्य करना, बिना कुछ सोचे कि इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या इससे पहले हम कोई स्टेप लेने जा रहे हैं तो क्या तैयारियां करनी चाहिए, कुछ नहीं सोचते हैं, बिना सोचे ही वो अपना काम कर देते हैं। उसके आगे उपयुक्त आचरण नहीं करना, जैसा बताया जाएगा कि आपको इस डिसिप्लिन में रहना तो वो उनसे होगा ही नहीं। निर्णयात्मक क्षमता का अभाव, उसमें ये क्षमता नहीं होगी कि वो किसी भी निर्णय पर पहुंच सके, कोई अपना एक डिसीजन ले सके, वो भी आपको एक अभाव नजर आएगा। स्वयं के प्रति लापरवाही, अपने आप के प्रति ही वो इतने लापरवाह होते हैं कि आप उन्हें खुद नोटिस कर सकते हैं। लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाना, जो भी उनका गोल होगा वो बार बार उससे इजीली, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, कि काम क्या करना था, हमें क्या फोकस करना था, वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाता है। सामान्य ध्वनि और दृश्यों के प्रति आकर्षण, जो भी छोटी छोटी साउंड्स, हल्की सी कहीं से भी आवाज आ रही है, म्यूजिक आ रहा है, तो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या कोई दृश्य दिखाई दे रहा है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। उसके अलावा ध्यान कम केंद्रित करना अथवा ध्यान में भटकाव, बहुत ही कम अटेंशन स्पैन रहता है, यानी अगर हम बात करें अटेंशन की तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। ध्यान का जो भटकाव है, अटेंशन थोड़ी देर है और उसके बाद वो फिर से भटक जाते हैं। भावात्मक अस्थिरता, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस चलते रहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपको उसमें अस्थिरता यानी बार बार वो नजर आएगी। एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, वो भी आपको दिखाई देगी कि शांत नहीं रह सकते ऐसे बच्चे, इसमें भी डिस्टर्बेंस है। स्व प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना, अपनी प्रगति के लिए भी उनके अंदर लापरवाही होगी, वो सीरियसली काम नहीं कर पाते, बहुत ही लापरवाह होते हैं। सामान्य से ज्यादा सक्रियता, या फिर कई चीजों में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ओवर एक्टिव या फिर इतने एनर्जेटिक होना, सक्रियता, एक्टिवनेस आपको दिखाई दे सकती है जरूरत से ज्यादा। गामक क्रियाओं में बाधा, जो भी आपको मोटर स्किल्स के रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसमें आपको क्रियाओं से संबंधित प्रॉब्लम मिल सकती है, जैसे ग्रॉस मोटर की हो या फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात हो। इस दोनों ही मोटर स्किल्स से रिलेटेड जो है, जिसमें हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात कर सकते हैं, उसमें भी आपको बाधाएं नजर आएंगी कि वो एक कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कहें कि ग्रुप में एक साथ क्लैप करना है या मार्च करना है तो उनसे नहीं होगा। कार्य करने की मंद गति, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जो स्पीड है इट विल बी टू स्लो, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम करते हैं और उन्हें बार बार आपको बताना पड़ेगा कि काम जल्दी निपटाओ, बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है।
सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार प्रयास करना। जैसे कोई काम है जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, उसके लिए भी वो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं कि वो उनसे हो जाए। तो ये आप उनके बिहेवियर में नोट कर सकते हो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल नहीं होना। जहां पर भी पढ़ाई की बात आएगी, ऐसे बच्चे आपको पीछे ही नजर आएंगे। उस चीज को, उस सिचुएशन से स्किप होने के लिए, उसको छोड़ने के लिए बहाने ढूंढते रहेंगे। क्षीण स्मरण शक्ति का होना, यानी जो स्मरण शक्ति है, जो मेमोरी है, वो बहुत ही कम होगी, वो भी आपको नजर आएगी। याद कर पाना चीजों को बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि उनको कुछ याद नहीं रहेगा। बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों में भाग लेने में असमर्थ होना, यानी जब तक कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बार बार उसे समझाएगा नहीं और क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो और जो एक्टिविटीज़ है उसमें ठीक से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, जैसे कि बताया कि इसमें प्रत्यक्षीकरण दोष माना जाता है, परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें हमने जाना कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये वर्ड कब और किसने यूज़ किया था, मेनली कितने प्रतिशत बच्चे इसमें जिसमें हम कहें कि प्रभावित होते हैं, और ऐसे बच्चों के अंदर किस तरह की डिसेबिलिटीज होती है और किन डिसेबिलिटीज को इससे बाहर रखा जाता है, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आने वाली जो हमारी अगली वीडियो होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, जिसमें हम इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे, ताकि हमारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सके। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।